हेलो बच्चों, एक्रा एआई में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम प्रियांक शर्मा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बेटा आज का हमारा टॉपिक रहेगा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। आप सभी को मालूम है कि आपका जो वनडे एग्जाम होता है उस वनडे एग्जाम में कभी ना कभी क्या जितने भी वनडे एग्जाम हैं आपको देखने के लिए मिलता है कि आपका एक क्वेश्चन इसी टॉपिक से फंस जाता है और इस टॉपिक में बच्चा बड़ा कंफ्यूज रहता है। तो आज वो सारा कंफ्यूजन हम दूर करेंगे और हम देखेंगे अगर हमारे एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आया तो हम उस क्वेश्चन को बिल्कुल करेक्ट करके आए, ठीक करके आए। ठीक है, तो चलिए बेटा टाइम वेस्ट ना करते हुए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। टॉपिक का नाम था न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो भाई हमारे आप सभी लोग जानते हैं कि एक व्यक्ति थे जिनका नाम था न्यूटन साहब, आइजैक न्यूटन साहब। तो न्यूटन साहब ने, आप लोगों ने पता एक थ्योरी दी थी ग्रेविटी वाली कि भाई एक एप्पल, वो पेड़ के नीचे लेटे हुए थे तो लेटे लेटे एप्पल गिरा, उन्होंने फील किया, उन्होंने देखा कि भाई एप्पल नीचे ही क्यों गिरा। उससे पहले कि एप्पल क्या कभी नीचे गिरा नहीं है, कई बार गिरा होगा। बहुत से लोग हैं जो सेब के पेड़ के नीचे लेटे हुए थे लेकिन उन्होंने ऑब्जर्व किया, उन्होंने देखा कि भाई किस तरीके से ये काम कर रहा है, ऐसा क्यों हुआ कि ये एप्पल नीचे ही गिरा। तो ऐसे उन्होंने बहुत सारी थ्योरीज दी, तो इसीलिए उन्होंने मोशन को लेकर भी एक थ्योरी दी। अच्छा, आप लोग सभी जानते हो कि न्यूटन साहब ने एक पॉइंट बताया था, एक बात बताई थी जिसे बोलते हैं हम लोग फोर्स। जानते हो ना फोर्स के बारे में किसने बताया था? न्यूटन साहब ने। तो याद रखना है बेटा फोर्स के बारे में न्यूटन साहब को, न्यूटन के फर्स्ट लॉ में न्यूटन साहब को लगा कि यार कुछ फोर्स होती है और न्यूटन साहब ने अपने जो सेकंड लॉ था उस सेकंड लॉ में उस फोर्स को डिस्क्राइब कर दिया कि भैया फोर्स ये होता है। ठीक है, तो बेटा न्यूटन के हम लॉ के बारे में बात कर रहे हैं, न्यूटन के मोशन से रिलेटेड लॉ के बारे में बात कर रहे हैं। तो न्यूटन के 3 लॉ हैं यहां पर, फर्स्ट लॉ है, सेकंड लॉ है, थर्ड लॉ है और फोर्थ लॉ है। तो फर्स्ट लॉ का नाम क्या है बेटा? फर्स्ट लॉ का नाम है लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या नाम है बच्चे फर्स्ट लॉ का नाम है भाई लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या नाम है बेटा? लॉ ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट लॉ का नाम क्या है बच्चे? लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया, क्लियर? लॉ ऑफ इनर्शिया फर्स्ट लॉ का नाम। देखो मैं यहां पर पहले आपको लॉ से रिलेटेड बात बता देता हूं। न्यूटन साहब थे, इन्होंने 3 लॉ दिए बेटा, 3 लॉ हम लॉ समझेंगे। और बेटा जिस बच्चे ने ये क्लास देख ली ना, तो न्यूटन के तीनों लॉ में से कोई सा भी क्वेश्चन आ जाएगा ना आपको, आप क्लियरली मतलब एक बार क्वेश्चन पढ़ के ही आंसर दे दोगे, ये मेरी गारंटी रहेगी। लेकिन आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा ठीक से। जैसे ये पहला लॉ था जिसका नाम था लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया। अच्छा सर, ये लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में किसने बनाया था? बेटा एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था गैलीलियो। ऑब्जर्वेशन फिजिक्स के फादर कहे जाते हैं गैलीलियो। तो उन्होंने इनर्शिया के बारे में बात की थी और इन्हीं के लॉ को यूज करके न्यूटन साहब ने अपना फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन दिया था। ठीक है, इन्होंने बताया कि भैया इनर्शिया जो होती है ना, इनर्शिया, चलो पहले बता देता हूं, पहले तीनों लॉ बता देता हूं। लॉ ऑफ इनर्शिया, दूसरा है लॉ ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ मोमेंटम। और थर्ड लॉ जो है बेटा, थर्ड लॉ है एक्शन एंड रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन लॉ, एक्शन एंड रिएक्शन लॉ। बेटा एक्शन एंड रिएक्शन लॉ आप सभी लोग जानते हो बहुत अच्छे से, लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में भी जानते हो। लेकिन एक लॉ है लॉ ऑफ मोमेंटम, ये ही सबसे ज्यादा परेशान करता है बच्चों को। तो आज की वीडियो के बाद ये वाला लॉ भी आप लोगों को परेशान नहीं करेगा, ये मेरा वादा है, गारंटी है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं विदाउट स्किप किए हुए। तो पहला है बेटा लॉ ऑफ इनर्शिया। सर इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया क्या होता है बेटा? ध्यान रखना, इस दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट है, इस दुनिया में जितने भी क्या है बच्चे, इस दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट है सर, इन ऑब्जेक्ट के पास अपनी एक पोजीशन होती है। क्या होती है? अपनी एक पोजीशन होती है। पोजीशन होती है बेटा, क्या होती है? पोजीशन होती है सर, है ना? क्या होती है? पोजीशन। अब वो कैसी हो सकती है सर? या तो वो रेस्ट में हो सकता है। भाई इस दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट में हो सकता है, इस दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट में हो सकता है, या इस दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट किस में हो सकता है सर? मोशन में हो सकता है। और एक थर्ड वाली कंडीशन और है बेटा, डायरेक्शन। कौन सी है बेटा? डायरेक्शन। इसीलिए बोल देते हैं इनर्शिया जो 3 टाइप में देखते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। बताओ ये बात आप लोगों को समझ में आई? आप कहोगे सर ठीक है। बेटा इस दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है ना, तो वो रेस्ट में ही रहने की कोशिश करेगा। आप देखो ये स्टाइलस है, ये स्टाइलस बेटा रेस्ट में है, तो ये अपने आप मोशन में नहीं आएगा। इसको मैं अगर फेंक दूं तो ये चलने लग जाएगा, उड़ने लग जाएगा और कहीं ना कहीं जाकर रुक जाएगा। तो आप क्या कहोगे सर? तो जब ये चलने लग जाएगा तो किस में आ जाएगा? मोशन में। और बेटा इसके मोशन को रोकने के लिए कोई ना कोई फोर्स की नीड होगी। डायरेक्शन है, डायरेक्शन को भी चेंज करने के लिए किसी ना किसी फोर्स की नीड होगी। तो बेटा इस दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं उनके पास या तो वो रेस्ट में होते हैं या वो मोशन में होते हैं। किस में होते हैं? या तो सर वो रेस्ट में होंगे या मोशन में होंगे, डायरेक्शन में होंगे। 3 कंडीशन होगी, रेस्ट में होगा,
तो सर रेस्ट में ही रहने की कोशिश करेगा, मोशन में होगा तो मोशन में ही रहने की कोशिश करेगा, डायरेक्शन में होगा तो डायरेक्शन में ही रहने की कोशिश वो करेगा। तो सर इस दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही है, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में है, कोई डायरेक्शन में है तो डायरेक्शन में ही है। सर वो कब तक मोशन में है, रेस्ट में है, डायरेक्शन में है? सर अगर मुझे इस मोशन को रेस्ट में लेके आना है, मैंने ये स्टाइलस रखा यहाँ पे और इस स्टाइलर को मैंने फेंक दिया, तो ये बेटा क्या कर रहा है, चलता हुआ जा रहा है, चलता हुआ जा रहा है, चलता हुआ जा रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये गिर जाएगा, एक टाइम ऐसा आएगा ये गिर जाएगा नीचे। तो वो गिरेगा क्यों? वो गिरेगा क्यों बेटा? अगर कोई फोर्स अप्लाई नहीं की तो ये कभी नहीं गिरेगा, लेकिन अगर कोई फोर्स अप्लाई हो गई इस पे तो ये गिर जाएगा। समझ में आई बात? नहीं समझ में? अच्छा मैं इस स्टाइलर को अपने पास फेंक रहा हूँ, ये स्टाइलर अभी किस में है, मोशन में। मैंने इस स्टाइलर को रोक दिया, किस में आ गया, रेस्ट में। तो बेटा ये पहले मोशन में था, देखो मोशन में था, मोशन में भी मैं कर रहा हूँ, रेस्ट में भी मैं ले आया। तो क्या कर रहे हैं हम इस पे भाई, फोर्स लगा रहे हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर मोशन से रेस्ट में लेकर आना है तो किसकी जरूरत पड़ती है बेटा? आप कहोगे सर फोर्स की नीड पड़ती है। किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में लेकर आना होता है तो बेटा किसकी नीड पड़ती है? सर फोर्स की नीड पड़ती है। किसकी नीड पड़ती है बेटा? फोर्स की नीड पड़ती है। समझ में आई बात? बेटा अगर डायरेक्शन चेंज करनी है किसी भी ऑब्जेक्ट की तो डायरेक्शन चेंज किससे करोगे? सर फोर्स लगा के ही तो डायरेक्शन चेंज करोगे। एक बात बताओ, आप कार चला रहे हो, कार चलाते हो, स्टीयरिंग आपके हाथ में होता है, स्टीयरिंग क्या देता है? सर कार को डायरेक्शन देता है। सर लेफ्ट में है, राइट में है, तो ये क्या कर रहे हो आप? एक तरीके से फोर्स लगा के उसको डायरेक्ट कर रहे हो, डायरेक्शन दे रहे हो उसको। समझ में आई बात? तो बेटा इस दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट के पास क्या होती है बेटा? इनर्शिया। इनर्शिया क्या होती है सर? तीन टाइप की इनर्शिया होती है। इनर्शिया एक तरीके से ऑब्जेक्ट की पोजीशन होती है कि वो किस पोजीशन में है। सर तीन तरीके की पोजीशन हो सकती है, एक रेस्ट हो सकता है, मोशन हो सकता है, डायरेक्शन हो सकता है। सर रेस्ट जो होता है, सर क्या ऑब्जेक्ट रेस्ट है तो रेस्ट में ही रहेगा? हाँ वो रेस्ट में ही रहेगा। सर मोशन है तो मोशन में रहेगा? हाँ वो मोशन में रहेगा। डायरेक्शन है डायरेक्शन में? हाँ डायरेक्शन में रहेगा। कब तक रहेगा? सर जब तक उस पर कोई फोर्स ना लग जाए। और फोर्स कौन सी लगेगी बेटा? आप मुझे बताओ। आप कहोगे सर एक्सटर्नल फोर्स। कौन सी फोर्स? एक्सटर्नल फोर्स। आप मुझे एक बात बताओ, आप अगर यूनिवर्स को देखते हो तो वो क्या है? जितनी भी ऑब्जेक्ट होते हैं वो सब घूम रहे होते हैं, किसमें है वो? मोशन में। और वो कब तक मोशन में रहेंगे? सर जब तक उन पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए। एक्सटर्नल फोर्स लगेगी तभी वो मोशन से किस में आएंगे? रेस्ट में आएंगे। समझ में आई बात? मोशन से किस में आएंगे? रेस्ट में आएंगे। अब आप कहोगे सर वो मोशन में ही क्यों है? अगर हम यहां पर धरती के अंदर किसी ऑब्जेक्ट को फेंकें या किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे घुमा के फेंकें तो सर वो ऑब्जेक्ट कुछ टाइम बाद नीचे गिर जाता है। क्यों गिर जाता है? क्योंकि बेटा उसमें एक एक्सटर्नल फोर्स लग जाती है। आपको पता है ग्रेविटी है, मैं इसको ऐसे पकड़ के छोड़ दूंगा तो ये नीचे आ जाएगा। कौन खींच रहा है इसको? ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या एक तरीके से सर फोर्स वाला काम कर रही है, उसे खींचने का काम कर रही है। यहाँ प्रेशर लग रहा है सर, एयर का प्रेशर लग रहा है, ये सारी चीजें क्या है सर? फोर्स ही तो है एक तरीके से, एक्सटर्नल फोर्स ही तो है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है बेटा आप लोगों को कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ बोलता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा, अनटिल एक्सटर्नल फोर्स डज नॉट अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट। जब तक एक्सटर्नल फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर ना लग जाए तब तक। ठीक है, तो यहां पर हम यही बात पढ़ने जा रहे हैं। क्या है इनर्शिया? इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट opposes any changes in its state of rest or of uniform motion in a straight line। मतलब भैया क्या कर रहा है? अपोज करता है। क्या करता है? अपोज करता है। मतलब कोई भाई रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहने की कोशिश करेगा, तो अपोज तो कर ही रहा होगा। कोई मोशन में है तो वो मोशन में ही रहने की कोशिश करेगा, अपोज करने की कोशिश करेगा। भैया मैं मोशन में हूं, मुझे रोकने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी फोर्स लगा के रोक लेते हैं। कोई रेस्ट में है तो वो कहेगा मैं तो मोशन में नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर भी फोर्स लगा के क्या करते हैं? उसको रेस्ट में भेज देते हैं। तो एक तरीके से उस ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट अपोज कर रहा है ना जिस पोजीशन में है वो अपनी। समझ भाई? तो बेटा यहां पर देखो इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो इनर्शिया कितने टाइप की है सर? तीन टाइप की आपकी इनर्शिया है। कितने टाइप की इनर्शिया बेटा? तीन टाइप की आपकी इनर्शिया है। अब देखो बेटा थोड़ा और समझ लेते हैं। अगर आप लोगों को ये ठीक से समझ नहीं आया तो बस मेरी दो बात ध्यान रख लो। लॉ ऑफ इनर्शिया आपका कभी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। पहली बात, जब भी आप लोग देखो सेपरेशन, क्या देखो? सेपरेशन। सेपरेशन कहां देखोगे सर? दो ऑब्जेक्ट में, टू ऑब्जेक्ट में। जब भी हम दो ऑब्जेक्ट में क्या देखते हैं बेटा? सेपरेशन देखते हैं। जब भी दो ऑब्जेक्ट में क्या देखते हैं? सेपरेशन देखते हैं। तो वहां क्या देखने के लिए मिलता है सर? लॉ ऑफ इनर्शिया। और दूसरा बेटा, वर्क ऑलवेज डन ऑन बॉडीज लोअर पार्ट।
अब ये दो पॉइंट अगर आप लोगों को याद है तो लॉ ऑफ इनर्शिया गलत नहीं हो सकता। देखो समझाता हूं, सेपरेशन। सर दो ऑब्जेक्ट में सेपरेशन, आप मुझे एक बार बताओ सर, स्टाइलस यहां पे रखा हुआ है मेरे हाथ पे, सर मेरा हाथ क्या है, एक ऑब्जेक्ट, और ये क्या है, दूसरा ऑब्जेक्ट। अगर मैं इन दोनों को अलग कर दूं तो सर लो अलग कर दिया, सेपरेट हुए दोनों, दोनों सेपरेट हुए, क्या बोलोगे सर, लॉ ऑफ इनर्शिया। मैंने ये स्टाइलस यहां पे रख रखा है, तो यहां पर देखो क्या यहां इसके आसपास एयर है या नहीं है, आप कहोगे बिल्कुल सर एयर है। स्टाइलस क्या ऑब्जेक्ट है, आप कहोगे हाँ सर। इसके आसपास एयर है, वो ऑब्जेक्ट है या नहीं है, आप कहोगे हाँ सर ऑब्जेक्ट है। तो बेटा मैं इस ऑब्जेक्ट, यहां पे जो ऑब्जेक्ट है एयर जो है, इस वाली एयर से हटा के इसको इस वाली एयर के पास में ले आया, यहां से हटा के यहां ले आया, क्या सेपरेशन हो रहा है, आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल सेपरेशन हो रहा है। आप मुझे एक बार बताओ, पेड़ होता है, पेड़ से पत्ता गिर जाए, पेड़ से टूट के पत्ता गिर जाए, तो वो क्या हुआ सर, पत्ता और पेड़ का सेपरेशन हो गया सर, अलग अलग हो गए दोनों, तो क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया। आप मुझे बताओ, सुबह को आप लोग नहाते हो, नहाते तो होंगे ही भाई, है ना। सुबह को जब आप नहाते हो तो आपके बालों में पानी भर जाता है, पानी भर जाता है, तो आप उसे तौलिए से पूछते हो। तो बेटा पानी और आपके हेयर जो है वो क्या है, दो ऑब्जेक्ट, और दोनों ऑब्जेक्ट को क्या है, तीसरे ऑब्जेक्ट से आप फोर्स लगा के अलग करने की कोशिश कर रहे हो। या दूसरी कंडीशन, आपके बालों में पानी भर जाता है, आप पानी को एयर से अलग करते हो, कैसे, ऐसे करके, तो पानी अलग हो रहा होता है, नहीं हो रहा होता है, तो वो क्या है बेटा, सेपरेशन हो रहा है। तो जहां भी आप लोगों को दिखेगी सेपरेशन, वहां पर क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया। और बेटा आप जिंदगी में हर रोज पता नहीं कितनी बार लॉ ऑफ इनर्शिया को यूज करते हो। और दूसरी कंडीशन देखो बेटा, जहां भी आपको सेपरेशन दिखे वहां पर क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया। भाई मेरा हाथ यहां पर है, यहां से मैं इसको यहां ले आया, क्या हुआ, सेपरेट हुआ ना सर, यहां की एयर से इस वाली एयर पे ले आया, तो क्या दो ऑब्जेक्ट अलग हुए, आप कहोगे बिल्कुल, यहां से यहां ले आया अलग हुए, बिल्कुल, यहां से यहां ले आया अलग हुए, बिल्कुल। तो क्या हो रहा है सर, सेपरेशन हो रहा है, तो क्या है सर, लॉ ऑफ इनर्शिया। दूसरा है वर्क ऑलवेज डन ऑन बॉडीज लोअर पार्ट। अच्छा ये बड़ा ठीक कॉन्सेप्ट है, इसे समझना थोड़ा। बेटा बॉडी जो होती है उसकी दो पार्ट है, एक तो अपर पार्ट है, एक अपर पार्ट है और एक लोअर पार्ट है, एक अपर पार्ट और एक लोअर पार्ट। पर अपर पार्ट कौन सा है, ये धड़ वाला पूरा जो पोर्शन है ये अपर पार्ट है, और लेग वाला जो नीचे इसके वो क्या है, लोअर पार्ट, ठीक है। मैंने क्या बोला कि बॉडी पे जो वर्क होगा वो कहां पर डन होगा ऑलवेज, आप कहोगे सर लोअर पार्ट पे ही डन होगा। अब लोअर पार्ट पे कैसे, लोअर पार्ट पे कैसे समझना बेटा, मैं यहां पर लोअर पार्ट पे कैसे, बेटा यहां पर एक लड़का खड़ा हुआ है, एक लड़का है, और यहां पर एक कार आती है, यहां पर एक कार आती है, कार देखो बहुत अच्छे वाली है, ये एम्पाला वाली कार है, तो कार आती है बेटा, ये लड़का क्या है, पहले यहां पर खड़ा हुआ है, तो किस पोजीशन में सर, रेस्ट में। सर कार इसके पास आई, इधर से कार आ रही है इसके पास में, और यहां पर आकर ये रुक जाती है, तो ये किस में आ गई बेटा, रेस्ट में। पहले किस में थी ये, मोशन में। अब ये लड़का इस कार में बैठ गया, अब ये लड़का इस कार में बैठ गया, ठीक है। अब जैसे ही ये कार आगे की तरफ चलेगी, कार किस में आई बेटा, मोशन में, तो ये लड़के का अब सबसे पहले कौन सा पार्ट मोशन में आएगा, बताओ जल्दी से। कार की डायरेक्शन इधर है, कार की डायरेक्शन इधर है, तो बेटा लड़के का कौन सा पार्ट सबसे पहले मोशन में आएगा, तो आप कहोगे सर वर्क ऑलवेज डन ऑन बॉडीज लोअर पार्ट्स, मतलब सबसे पहले किस पे काम करेगा सर, लोअर पार्ट पे। इसका मतलब सर जैसे ही कार मोशन में आएगी वैसे ही लड़के का कौन सा पार्ट मोशन में आ जाएगा सर, लोअर पार्ट, मतलब पैर वाले पार्ट। तो सर कार की इस डायरेक्शन में पैर वाले पार्ट भी चलने लगेंगे, और बेटा जो ऊपर वाला पार्ट है वो तो भी रेस्ट में था, तो इसी वजह से नीचे वाला पार्ट आगे निकल जाएगा और ऊपर वाला पार्ट वही खड़ा था तो वो पीछे रह जाएगा, समझ रहे हो। तो इसी वजह से जब भी कोई, जैसे आप मेट्रो में बैठते हो सर, मेट्रो में जब आप खड़े होते हो ऐसे करके, तो मेट्रो की डायरेक्शन ऐसे, जैसे आप मेट्रो में ऐसे खड़े हो गए, मेट्रो की डायरेक्शन है इधर, मेट्रो इधर जा रही है, तो आप देखोगे, आप पकड़ लेते हो चैन को, तो जैसे ही मेट्रो चलती है तो आप देख पीछे की तरफ धक्का लगता है, लगता ही नहीं लगता है आप लोगों को, क्यों लगता है, क्योंकि सर पैर तो हमारे आगे निकल गए, हमारा क्या ऊपर वाला पोर्शन वो पीछे रह गया, फिर आप सीधे खड़े होते हो ऐसे करके, होते हो कि नहीं होते। फिर क्या है, फिर सर जब सीधे खड़े हो जाते हैं फिर पूरी बॉडी क्या है, इसी डायरेक्शन में चलने लग जाती है, मतलब इसी डायरेक्शन में हमारी बॉडी भी, ये डायरेक्शन मेट्रो की, ये डायरेक्शन हमारी बॉडी की है, ठीक है। उसके बाद में बेटा आप लोगों को स्टेशन पर उतरना होता है। आप लोग देखते हो कि जैसे ही मेट्रो रुकती है तो मेट्रो किस में आई बेटा, रेस्ट में आई, तो आपकी बॉडी का आप कौन सा पार्ट सबसे पहले रेस्ट में आएगा, अभी तो मोशन में हो गया था ना पूरा का पूरा पार्ट, अब कौन सा पार्ट रेस्ट में आएगा, आप कहोगे सर लोअर पार्ट रेस्ट में आएगा, कौन सा पार्ट, ऑलवेज लोअर पार्ट। तो सबसे पहले जैसे मेट्रो रुकेगी तो कौन सा पार्ट रेस्ट में सर, इधर ही बॉडी चल रही है, इधर ही मेट्रो चल रही है, पूरी की पूरी बॉडी। सर मेट्रो स्टॉप हो गई तो बॉडी का कौन सा पार्ट स्टॉप होगा सर, लोअर पार्ट, तो पैर तो वहीं रुक जाएंगे, लेकिन अपर पार्ट क्या अभी भी मोशन में, तो आप आगे की तरफ ऐसे करके आगे की तरफ गिरते हो। जब भी ब्रेक लगते हैं आप कैसे गिरते हो, आगे की तरफ, और जब भी वो मेट्रो चलती है आप कैसे करते हो, पीछे की तरफ। क्यों, क्योंकि सर लोअर पार्ट हमारा वर्क कर रहा होता है। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे।
समझे कि नहीं समझे भाई? कार में भी अगर आप लोग बैठोगे तो आप देखोगे, कार में ऐसे करके बैठ जाओ और आपके दोस्त ने तेजी से एक्सेलरेट दे दिया, तेजी से कार को रेस दे दी, रेस ही बोलते हो ना, वैसे एक्सेलरेट कहते हैं कि भाई एक्सेलरेट कर दिया उसको बहुत तेजी से, तो जैसे एक्सेलरेट करेगा तो आपके पैर उठ जाते हैं और आप पीछे की तरफ गिरते हो ऐसे, और जैसे ही दोस्त ब्रेक मारता है तो फिर आपके पैर तुरंत यहीं रह जाते हैं और आप आगे की तरफ गिरते हो। समझ भाई? तो बेटा जिस डायरेक्शन में चल रहे हो उस डायरेक्शन में सबसे पहले आपका लोअर पार्ट काम करेगा, उसी डायरेक्शन में अगर रेस्ट आ जाए तो सबसे पहले रेस्ट में लोअर पार्ट आएगा। क्लियर? अपर पार्ट ही बेटा आगे और पीछे हो रहा है। क्लियर? समझ में आ गई बात? तो ये पार्ट है बेटा सेपरेशन। अगर आप लोग देख पा रहे हो दो ऑब्जेक्ट में, तो वहां पर क्या है, वहां पर सर लॉ ऑफ इनर्शिया है। और दूसरा पोर्शन सर, अगर आप वर्क ऑलवेज डन, बॉडी के लोअर पार्ट पे हमेशा क्या होगा सर, वर्क होगा, हमेशा लोअर पार्ट पे ही वर्क होगा। और इन्हीं दोनों से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है? बेसिकली इस वाले पोर्शन से ज्यादा आपका क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर? आई होप मुझे लग रहा है कि अब आप लोगों को लॉ ऑफ इनर्शिया में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपके पास 2 पॉइंट हैं। कौन कौन से? क्योंकि बेटा वहां पर तो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं ऐसे करके सर, ए बी सी डी, ऐसी तो होते हैं भाई आप लोगों के पास में, ए बी सी डी ऐसी तो होते हैं। तो बेटा इन्हीं में से ही आप लोगों को क्वेश्चन आप समझ जाओगे। जैसे ही सेपरेशन दिखेगा आपको 2 ऑब्जेक्ट में, तो आप तुरंत बोल दोगे ओहो यहाँ पर तो लॉ ऑफ इनर्शिया इस वाले उस पोर्शन में। 4 ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन में पूछेगा किस ऑप्शन में लॉ ऑफ इनर्शिया दिखाई दे रहा है आपको, तो लॉ ऑफ इनर्शिया आप कहोगे सर इसमें दिखाई दे रहा है। ठीक है? क्लियर? तो चलिए अगले पोर्शन पे चलते हैं। अगला है बच्चे, अगला है न्यूटन सेकंड लॉ। इसका नाम क्या है बेटा? लॉ ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ मोमेंटम। बेटा मोमेंटम क्या होता है सर? मोमेंटम सबसे पहले समझो। मोमेंटम बेटा, मूवमेंट जानते हो? मूवमेंट सर, मूवमेंट होना। अच्छा मुझे एक बात बताओ सर, मैं यहां से आया, यहाँ से यहाँ तक आया, फिर यहाँ से यहाँ तक आया, क्या मैंने कोई मूवमेंट की? हाँ भाई बोलो, मैंने कोई मूवमेंट की? मैं क्या हूँ सर? एक मास। क्या हूँ भाई मैं? आप कहोगे सर आप हो एक मास। कोई भी ऑब्जेक्ट है मूवमेंट कर रहा, मैं इस स्टाइलस को फेंक दूँ, स्टाइलस, तो स्टाइलस क्या है सर? एक मास है। और ये जो चल रहा है ऐसे करके, या मैं जो ऐसे करके चल रहा हूँ, ये क्या कर रहा हूँ? जब भी हम चलते हैं क्या करते हैं बेटा? जब भी हम चलते हैं हम करते हैं वेलोसिटी। क्या करते हैं? वेलोसिटी। तो मास के साथ में क्या है बेटा? मास के साथ में क्या है सर? वेलोसिटी है। क्या है मास के साथ में सर? वेलोसिटी। और बेटा अगर मास वेलोसिटी कर रहा है तो इसी को बोलते हैं बेटा मोमेंटम। इसी को क्या बोलते हैं बेटा? मोमेंटम। क्या बोलते हैं बच्चे? मोमेंटम। तो मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं। पी इज इक्वल टू क्या हो गया? मास को एम से और वेलोसिटी को वी से। पी इज इक्वल टू एम इंटू वी। ठीक है? मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या कहलाता है? मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट ही सर मोमेंटम कहलाता है। अच्छा इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं, थोड़ा सा और वैसे देखते हैं सर। मोमेंटम, जैसे मैंने यहाँ डेफिनेशंस करवा रखी है सेट। मोमेंटम, द मोमेंटम ऑफ अ मूविंग बॉडी, देखो मूविंग बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास। मतलब किसका मास सर? मूविंग बॉडी का मास। किसका मास? मूविंग बॉडी का मास एंड इट्स वेलोसिटी। प्रोडक्ट क्या है सर? मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को क्या बोल रहे हैं? मोमेंटम बोल रहे हैं। सर समझ नहीं आया अभी भी सर, पल्ले नहीं पड़ा। अभी पढ़ाता हूँ पल्ले। क्रिकेट खेला है आप लोगों ने? खेला है क्रिकेट? आप कहोगे हाँ सर। क्रिकेट में आप जब भी आपके पास बॉल आ रही है, जब भी आपके पास बॉल आती है बेटा, जैसे आप फील्डिंग कर रहे हो, क्या कर रहे हो बेटा? आप फील्डिंग कर रहे हो। फील्डिंग करते हुए जैसे ही बॉल आएगी तो आप बॉल को ऐसे पकड़ोगे, आपकी तरफ बॉल आ रही है, या ऐसे पकड़ोगे? सबका आंसर होगा सर ऐसे पकड़ेंगे। कैसे पकड़ेंगे? ऐसे पकड़ेंगे। पकड़ोगे नहीं पकड़ोगे? तो बॉल में बेटा क्या है? बॉल के पास क्या है सर? बॉल के पास मास है। मास है या नहीं है? आप कहोगे ठीक है सर मास है। बॉल वेलोसिटी करी या नहीं करी? आप कहोगे बिल्कुल सर बॉल वेलोसिटी कर रही है। और जैसे ही आपके पास आई, जैसे ही आपके पास आई, तो आपके पास आने में उसने टाइम, वेलोसिटी को कवर किया होगा टाइम में। भाई बॉल आपके पास आ रही है, बॉल आपके पास आ रही है, तो आपकी वेलोसिटी की वेलोसिटी करती हुई आ रही है। और जैसे ही आपके पास में आई तो आप क्या हो गया? वो क्या हो गया सर? टाइम मिल गया। क्या मिल गया बेटा? टाइम। क्या उस बॉल को किसी फोर्स से पकड़ोगे? आप कहोगे बिल्कुल सर फोर्स तो लगानी पड़ेगी, फोर्स से पकड़ेंगे। तो फोर्स क्या, यहां से क्या पता लगा न्यूटन को? फोर्स से पता लगा कि मास इंटू एक्सिलरेशन। मास इंटू, मैं यहां पर लिख देता हूं बेटा, यहां पर पता लगा, यहां पर पता लगा बेटा
अगर मोमेंटम में मास और वेलोसिटी होती है और अगर बेटा मास और वेलोसिटी को टाइम दे दिया जाए तो ये क्या बन जाता है सर, फोर्स बन जाता है। क्या बन जाता है, फोर्स। और बेटा फोर्स क्या होती है सर, फोर्स होती है मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स क्या होती है बेटा, मास इनटू एक्सेलरेशन। समझ भाई, तो फोर्स का पता कहां से लगा इनको, सेकंड लॉ से, m इनटू ए, फादर बराबर मां। समझ भाई, तो बेटा याद रखना है फोर्स, यहां मोमेंटम कह रहा है कि भैया अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हो जिसके पास मास और एक्सेलरेशन है तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगाना है सर, उसी सेम डायरेक्शन में। बेटा बॉल कौन सी डायरेक्शन में आ रही है सर, बॉल मेरी तरफ आ रही है, बॉल मेरी तरफ आ रही है, तो मैं बॉल को ऐसे जाके पकड़ूं या सर डायरेक्शन क्या है बॉल की, सर मेरी तरफ डायरेक्शन है, तो मैं बॉल को पकड़ के बॉल को पकड़ूंगा कैसे सर, बॉल की ही डायरेक्शन में, ऐसे ऐसे करके पकड़ूंगा। तो मोमेंटम क्या कह रहा है भैया, यहां से ये पता लगा कि फोर्स जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे लगाई जाती है जिस ऑब्जेक्ट के पास में मास और एक्सेलरेशन होता है तो वो फोर्स कहां लगाई जाती है सर, सेम डायरेक्शन में ही लगाई जाती है। कहां लगाई जाती है बेटा, सेम डायरेक्शन में भी। आप देखोगे जो जेट चलाते हैं, जो फाइटर जेट चलाते हैं, कभी जेट में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आप देखोगे कि वो जो उनकी चेयर होती है ना, वो चेयर हमेशा ऊपर की तरफ खुलती है ना कि नीचे की तरह। रीजन क्या है सर, जेट साथ साथ चल रहा है। सर यहां पर देखो बेटा, ये जेट है, ये पूरा जेट है, तो इस जेट में से अगर किसी को नीचे निकाल दिया तो बेटा वो क्या है सर, वो भी सेम सेम चलेगा, जेट भी चलेगा। जेट ऐसे गिरता जाएगा और उस आदमी के ऊपर गिर जाएगा, तो इसीलिए उसे ऊपर की तरफ फेंका जाता है, ऊपर की तरफ। तो वो आदमी भी सेम चलता है, सेम चल रहा है, सेम चल रहा है, सेम चल रहा है, और फिर वो बेटा जेट नीचे आता है, वो धीरे धीरे करके पैराशूट खोल के नीचे आता है। ये क्या है सर, सर ये लॉ ऑफ मोमेंटम है। अच्छा मुझे आप एक बार बताओ, कभी चलती हुई कार से, वो चलती हुई बस से उतरे हो आप लोग? होंगे भाई, बहुत से बच्चे होंगे चलती हुई बस से उतरे होंगे। तो आप मुझे एक बात बताओ, जब चलती हुई बस से आप उतरते हो, चलती हुई बस से, कि बस वाले से बोल देते हो भाई थोड़ी मंदी कर ले, मैं उतर जाऊंगा चलते चलते, तो बस वाला मंदी कर लेता है, थोड़ी सी कर लेता है, नहीं कर लेता, बस वाला मंदी कर लेता है। तो बस इस डायरेक्शन में चल रही है, आप नीचे उतरे तो आप भी क्या करोगे सर, पहले इसी डायरेक्शन में थोड़ा सा भागोगे। क्या करोगे सर? अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपको रुकने के लिए सर जैसे ही बस के अंदर हो, क्या है आपके अंदर सर, रेस्ट है या मोशन है? कौन सी इनर्शिया है आपका? वो सर मोशन इनर्शिया है। और मोशन इनर्शिया से तुरंत अगर आप बस में से उतर के फोर्स लगा दिया आपने, अगर आपने तुरंत फोर्स लगा दिया तो क्या होगा सर, हम गिर जाएंगे। इसीलिए क्या करते हो सर, फोर्स तो लगाएंगे लेकिन पहले इसी डायरेक्शन में थोड़ा सा चलेंगे, पहले इसी डायरेक्शन में थोड़ा सा दौड़ेंगे और फिर जाके फोर्स लगाएंगे ताकि हम गिर ना जाए। समझ में आई बात नहीं आई? बोलो भाई समझ में आई? अच्छा दौड़ तो मारी होगी आप लोगों ने, स्प्रिंट मारे होंगे 100-100 मीटर के, 200-200 मीटर के। तो बेटा जब 200 मीटर का स्प्रिंट कंप्लीट हो जाता है, लाइन पे आप लोग पहुंच जाते हो, तो पहुंचने के बाद थोड़े से दौड़ते क्यों, उसी डायरेक्शन में क्यों दौड़ते हो भाई? आप क्या हो, मास। आपके पास क्या है सर, आपका, हमारे पास सर एक्सेलरेशन है, मास है आपके पास में, एक्सेलरेशन है, और आप क्या लगा रहे हो सर, फोर्स। रुकने के लिए फोर्स तो लगाओगे। तो बेटा आप फोर्स कहां लगा रहे हो सर, बॉर्डर लाइन पे, जो वो लाइन होती है 200 मीटर वाली, सर लाइन सेट है कि भैया ये 200 मीटर के, वहीं क्यों नहीं रुक जाते कि चलो भैया हो गया? क्या करते हो आप सर, पहले थोड़ा सा आगे और दौड़ते हो, धीरे 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 स्पीड को क्या करते हो, वो वेलोसिटी को क्या करते हो अपनी को धीरे 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 कम करते हो, और फिर बाद में फोर्स लगा के उसको रोक लेते हो। तो बेटा यही है लॉ ऑफ मोमेंटम। क्या है बेटा ये? लॉ ऑफ मोमेंटम। समझ में आई बात? समझ में आई या नहीं आई? बेटा यहां पर बच्चा कंफ्यूज क्यों होता है? क्योंकि लॉ ऑफ मोमेंटम और एक्शन एंड रिएक्शन, यहां पर बच्चा कंफ्यूज होता है। रीजन क्या है? आपने एक पेपर लो, पेपर को ऐसे करो और उसमें पेन मारो, आप देखोगे पेपर से पेन पार निकल जाएगा, पेपर से पेन, पेपर को पीछे करके पेन आगे निकल जाएगा। तो बेटा इस पेपर ने क्या इस पेन को रोकने की कोशिश नहीं की होगी? पेपर ने पेन को रोकने की कोशिश नहीं की होगी? आप कहोगे बिल्कुल की होगी, लेकिन क्या पेपर पेन को रोक पाया? नहीं सर। फोर्स लगी? हाँ सर लगी। पेन जिस डायरेक्शन में आ रहा था, पेपर भी उसी डायरेक्शन में जाके फोर्स लगा रहा था। तो यहां पर बेटा आपसे वो पूछेगा कि बताओ लॉ ऑफ मोमेंटम ज्यादा है या एक्शन एंड रिएक्शन ज्यादा है? तो आपका आंसर आप खुद ही जानते हो क्या होगा कि सर एक्शन एंड रिएक्शन यहां पर हुआ है लेकिन कम हुआ है, लेकिन लॉ ऑफ मोमेंटम सर क्या है? ज्यादा हुआ है। समझ आई बात नहीं आई? बोलो भाई आप लोगों को समझ आ गई, क्योंकि मुझे ये विश्वास है कि हाँ भाई आप लोगों को सभी को ये बात बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। चलिए अगली तरफ चलते हैं। जैसे यहां पर बेटा देखो, यहां पर ड्राइव कर रखा है। क्या ड्राइव कर रखा है? देखो भाई यहां पर यही तो कर रखा है, फोर्स को डेल्टा पी। डेल्टा पी क्या है? चेंजिंग मोमेंटम,
चेंजिंग मोमेंटम डिवाइड कर रहे हैं क्या सर, चेंजिंग मोमेंटम को डिवाइड कर रहे हैं किससे, चेंजिंग टाइम से, चेंजिंग टाइम। भाई डेल्टा का मतलब क्या है सर, चेंजिंग हो रही है, चेंजिंग हो रही है। अरे आप लोग जानते हो ना सर, एक्सेलरेशन जानते हो, अरे बताओ ना भाई जल्दी बताओ, एक्सेलरेशन जानते हो कि नहीं जानते सर, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आप लोग जानते हो सर, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंजिंग वेलोसिटी, चेंजिंग वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये कहीं कहीं पर आप लोग देखते हो सर चेंजिंग टाइम भी देखने के लिए मिलता है, या कहीं कहीं पर आपको टाइम देखने के लिए मिलता है। तो इसको क्या लिख देते हो आप सर, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी लिख देते हो नहीं लिख देते हो, बताओ भाई, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। तो यहाँ पर भी तो यही है, यहाँ पर भी तो यही है सर, डेल्टा चेंजिंग वेलोसिटी अपॉन चेंजिंग टाइम। अब यहाँ पर आगे चलोगे आप लोग, यहाँ पर आप लोग आगे चलोगे, भाई मैंने लिख दिया, यहां पर मैंने लिखा सर फोर्स, मैंने लिखा फोर्स, फोर्स में क्या लिखा सर, डेल्टा, फोर्स में लिखा बेटा मैंने डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। इसका मतलब क्या है, चेंजिंग मोमेंटम अपॉन चेंजिंग टाइम। सर पी क्या होता है, सर पी क्या होता है, एम वी। तो बेटा इसकी जगह क्या लिखूंगा, मास डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। और बेटा आप लोग जानते ही हो एक्सीलरेशन, सर एक्सीलरेशन क्या होता है, ए। एक्सीलरेशन को स्टेट नोट करते हो, तो सर इस पूरे की जगह मैं क्या लिख दूंगा सर, मास और एक्सीलरेशन। तो फोर्स निकल के आ गया ना हमारा, मास इनटू एक्सीलरेशन, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन इज कॉल्ड फोर्स, है ना, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन इज कॉल्ड फोर्स। फोर्स की तो बहुत सारी डेफिनेशन है। और बेटा फोर्स की यूनिट भी बताइए, क्या यूनिट है फोर्स की, फोर्स की अगर यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या है फोर्स की, आप कहोगे सर न्यूटन फोर्स की यूनिट है। क्या है बेटा फोर्स की यूनिट, न्यूटन फोर्स की यूनिट है। बेटा मोमेंटम की यूनिट बताना, मोमेंटम की यूनिट बताना। आप कहोगे सर मोमेंटम क्या होता है, सर मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। अरे मोमेंटम होता है नहीं होता है मास इंटू वेलोसिटी, सर P इज इक्वल टू एम इंटू वी। बेटा मास की फंडामेंटल यूनिट क्या है, मास की फंडामेंटल यूनिट आप कहोगे सर किलोग्राम। और बेटा वेलोसिटी की फंडामेंटल यूनिट क्या है, आप कहोगे सर मीटर पर सेकंड। क्या है, तो फोर्स की क्या, मोमेंटम की क्या आ गई बेटा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। क्या आ गई, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। समझ आई बात। अगर बेटा फोर्स की, सर फोर्स की एक यूनिट है, न्यूटन साहब ने फोर्स के बारे में बताया, कहां बताया सर, सेकंड लॉ ऑफ मोशन में, लॉ ऑफ मोमेंटम वाले पोर्शन से निकाल के उन्होंने फोर्स निकाली या नहीं निकाली बेटा, यहीं से तो निकाल के लेके गए वो फोर्स, उन्होंने पूरा ड्राइव कर दिया कि फोर्स ये है। तो फोर्स की एक यूनिट बेटा क्या है सर, न्यूटन। लेकिन अगर हम इसे ऐसे देखें सर, मास इंटू एक्सीलरेशन, तो इसके हिसाब से यूनिट बनाए भाई। मास की यूनिट क्या है सर, किलोग्राम। एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होती है सर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसकी दूसरी यूनिट क्या है फोर्स की, सर किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आई बात। ऐसे बेटा यूनिट्स पूछ ली जाती है। एक मैं आपकी क्लास लूंगा यूनिट्स की, जिसमें मैं आप लोगों को फंडामेंटल यूनिट बताऊंगा, सप्लीमेंट्री यूनिट बताऊंगा और ड्राइव्ड यूनिट बनानी सिखाऊंगा कि किस तरीके से बनाई जाती है। ठीक है, यहां आप लोग समझ गए होंगे सारी बातों को। तो चलिए बेटा न्यूटन थर्ड लॉ की ओर बढ़ते हैं। न्यूटन का थर्ड लॉ जिसे बोलते हैं, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन एंड बोथ एक्ट ऑन टू इंटरएक्टिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, फ्रिक्शन के बारे में अभी पढ़ेंगे, पहले हम ये वाला पढ़ लेते हैं। फ्रिक्शन के बारे में अभी पढ़ेंगे, ये एक नया पोर्शन है। फ्रिक्शन आप सभी लोग जानते हो, ठीक है। खैर आप मुझे एक बात बताओ, चलो इसको ना एक प्रैक्टिकल से देखते हैं। सर प्रैक्टिकल क्या है कि अगर हम किसी दीवार में घुसा मारेंगे तो क्या हमारे हाथ में चोट लगेगी? आप कहोगे बिल्कुल सर चोट तो लगेगी। कितनी चोट लगेगी सर? दीवार को जितनी फोर्स दीवार से टच होने तक हमारे हाथ, मतलब हमारा हाथ जितनी फोर्स से दीवार पे मारा है हमारे हाथ ने, मतलब जब तक दोनों कनेक्ट हुए हैं, जितनी फोर्स पे दोनों कनेक्ट हुए हैं, तो दीवार भी अपोजिट डायरेक्शन पे उतनी ही हमारे हाथ पे चोट मारेगी। अब एक कभी कभी बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है, सर हम बॉल लेते हैं भाई, बॉल खेलते, टेनिस की बॉल होती है, तो उससे जब हम खेलते हैं तो सर कभी कभी हम दीवार पे मारते हैं, तो हम मारते तो सर बड़ी तेजी से है दीवार में, लेकिन उतनी फोर्स से दीवार से बॉल नहीं आती है वापस लौट के। इसका क्या रीजन है बेटा? यहां पर इसने जो न्यूटन थर्ड लॉ है ये बोल रहा है कि भाई ऐसा है कि जहां पर कनेक्ट हुआ, मतलब दीवार और बॉल, दीवार और बॉल, भाई ये बॉल है ये दीवार है, तो बॉल यहां पर कनेक्ट हुई जितनी फोर्स से, दीवार उतनी ही फोर्स से फेंकेगी। अब आपने यहां से बॉल फेंकी है तो यहां से यहां तक मतलब भाई आपने बहुत फोर्स लगाया, आपने लगाया है
20 न्यूटन का फोर्स इस दीवार पे, मतलब बॉल में 20 न्यूटन का फोर्स लगाया, 20 न्यूटन के फोर्स से यहां तक आते फोर्स कितनी रहेगी सर? 12 न्यूटन रहेगी। तो दीवार पे कितने न्यूटन की फोर्स लगी सर? 12 न्यूटन की फोर्स लगी। तो बेटा दीवार भी अपोजिट डायरेक्शन में 12 न्यूटन की फोर्स लगाएगा बॉल पे। समझ में आ गई बात? जितनी फोर्स लगाएगा उतनी ही अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। तो बेटा यहां पर अगर एफ जो है इस पर कोई फोर्स लगाएगा इस ऑब्जेक्ट पे, तो ये ऑब्जेक्ट भी अपोजिट डायरेक्शन पे एफ पे फोर्स लगा देगी। समझ में आई बात या नहीं आई? बोलो समझ में आई या नहीं आई? आप कहोगे बिल्कुल सर समझ में आई। बेटा एक बात बताओ आप लोग मुझे, अभी मैंने लॉ ऑफ मोमेंटम के बारे में बात की थी, तो सर पेपर लिया था नहीं लिया था? सर जब मैं पेपर में मार रहा था तो पेपर सर इस स्टाइलस के ही डायरेक्शन में पीछे की तरफ मुड़ गया था। तो सर न्यूटन का थर्ड लॉ भी था, लॉ ऑफ मोमेंटम भी था, लॉ ऑफ इनर्शिया भी था, लेकिन वहां ये पूछेगा कि सबसे ज्यादा कौन सा था, तो आप कहोगे सर लॉ ऑफ मोमेंटम। क्यों? क्योंकि बेटा पेपर ने इसे रोकने की तो कोशिश की, लेकिन इसी की डायरेक्शन में जाकर रोकने की कोशिश की। अगर मैं उस पेपर को दोनों हाथों से पकड़ लूं, ऐसे करके पकड़ लिया, अब मैंने ये पेन फेंक के मारा, तो क्या बेटा ये पेपर इसी की ही डायरेक्शन में जाके इसे रोकेगा क्या? डायरेक्शन में तो सर जाएगा, पेन का फोर्स लगेगा, डायरेक्शन में पीछे तो हटेगा, लेकिन इतना हटेगा जितना हटना चाहिए। आप कहोगे नहीं सर, तो क्या होगा बेटा यहां पर? सर एक्शन एंड रिएक्शन। यहां पर लॉ ऑफ मोमेंटम भी है, यहां लॉ ऑफ इनर्शिया भी है, लेकिन सबसे ज्यादा क्या है सर? एक्शन एंड रिएक्शन। एक्शन एंड रिएक्शन की वजह से पेन सर पेपर पे लगा और पेपर से पेन लग के वापस उल्टा आ गया। समझ आई बात नहीं आई? बोलो समझ में आ गई? मुझे लगता है कि आप लोगों को सबको समझ में आ रही है बात, ठीक है। अब यहाँ है बेटा फ्रिक्शन। जैसे बेटा हमारे स्कूल में क्या होता था, हमारे एक टीचर साहब थे, तो वो पता क्या करते थे, वो बोलते थे भाई मैं एक्शन एंड रिएक्शन लगवाऊंगा। जब हम 6 क्लास में पढ़ते थे, एक्शन एंड रिएक्शन का लो भाई किस किस को नहीं आता है बताओ, तो बच्चे बोल देते थे हाँ सर हमें नहीं आता। तो ठीक है भाई आज मैं एक्शन रिएक्शन सिखाता हूँ। तो वो 2 बच्चों को बुलाते थे जो क्लास में बड़े शैतान हुआ करते थे, जैसे हम है ना, और हमारे साथ के हमारे मित्र लोग है ना। तो हम लोग जाते थे, तो वो क्या बोलते थे कि भैया तुम शोर मचा रहे थे, तो अब एक काम करो, तुम इसको चाटा मारो, ये तुमको चाटा मारेगा। तो भाई हम उसको चाटा मारते थे, वो हमको चाटा मारता था। तो बेटा वो कहते थे ये एक्शन एंड रिएक्शन है। नहीं बेटा ये एक्शन रिएक्शन नहीं है, एक्शन एंड रिएक्शन ये नहीं है बेटा। एक्शन एंड रिएक्शन कहां पर है? एक्शन एंड रिएक्शन होता है सर जब हमने उस अपने दोस्त के गाल पे मार रहे थे हम, तो सर हमारा हाथ और उसका गाल दोनों कनेक्शन में आए थे। तो सर हमने जितनी फोर्स से उसके गाल पे मारा था, उसके गाल ने भी उतने ही अपोजिट डायरेक्शन में हमारे हाथ पे मारा था। तो सर यहां था एक्शन एंड रिएक्शन। ये एक्शन रिएक्शन नहीं था कि हमने उसको मारा उसने हमें मारा, ये एक्शन रिएक्शन नहीं था। आप कभी भी देख लेना, आप किसी डंडे को लो, बड़ा सा डंडा लो और उसे दीवार में देके मारो, जितनी फोर्स से आप दीवार में देके मारोगे उतनी ही फोर्स से आपके हाथ में चोट लगेगी। लगेगी नहीं लगेगी? आप कहोगे बिल्कुल सर चोट तो लगेगी। क्यों लगेगी सर चोट? क्या रीजन है इसका? सर दीवार कनेक्ट हुई किससे कनेक्ट हुई सर? डंडे से। और डंडे में जितनी फोर्स लगा के मार रहे हो आप, डंडा आपके हाथ में क्या है सर? कनेक्ट है। तो बेटा आपके हाथ में ही तो चोट लगेगी, डंडे में तो लग रही है, लेकिन वो तो बेटा नॉन लिविंग थिंग्स है, उसे क्या फर्क पड़ रहा है? फर्क तो किसको पड़ रहा है सर? लिविंग थिंग तो आप हो, तो आपको फर्क पड़ रहा है, तो इसलिए आपके हाथ में दर्द होता है। समझ में आई बात? चलिए अब है बेटा अगला टॉपिक है जिसका नाम है बेटा फ्रिक्शन। क्या है? फ्रिक्शन। आप सभी लोग जानते हो फ्रिक्शन के बारे में, फिर भी देख लेते हैं। फ्रिक्शन इज अ फोर्स व्हिच अपोजेस द रिलेटिव मोशन ऑफ द टू बॉडीज व्हेन वन बॉडी एक्चुअली मूव्स और टाइम टू मूव ओवर द सरफेस ऑफ एन अनदर बॉडी। अब बेटा क्या है सर क्या होता है बेटा? एक बार बताओ, ये है हमारा सरफेस और ये है सर मूविंग बॉडी, मैं इस पर चला रहा हूं, ऐसे करके चला रहा हूं, क्या फ्रिक्शन हो रहा है? आप कहोगे बिल्कुल सर फ्रिक्शन हो रहा है। बेटा सर्दियों में क्या होता है? सर्दियों में सर हाथ बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं, बिल्कुल जम से जाते हैं सर्दियों में, तो हम क्या करते हैं सर? ऐसे करते हैं। तो हम ये क्या कर रहे हैं सर? फ्रिक्शन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा? फ्रिक्शन कर रहे हैं। आप मुझे एक बार बताओ, जब आप अपनी बाइक, स्कूटी, कार, साइकिल जो भी लेके चलते हो रोड पे, तो बेटा रोड क्या है सर? रोड सरफेस है और आपकी क्या है? कार मूविंग ऑब्जेक्ट है। तो बेटा क्या टायर और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन लगता है नहीं लगता? आप कहोगे बिल्कुल सर फ्रिक्शन लगता है। बेटा अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो आपकी कार, बाइक, साइकिल, इनफैक्ट आप खुद क्या करोगे बेटा? स्लिप कर जाओगे, गिर जाओगे आप। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप रोड पे चल रहे हो, नंगे पैर रोड पे चल रहे हो, क्या आप चल सकते हो रोड पे? आप कहोगे हाँ सर हम चल सकते हैं, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, हम रोड पे चल सकते हैं। क्या बेटा मैं रोड को हटा के आपसे ये बोलूं बेटा आइस पे चल सकते हो क्या? तो बताओ रोड पे चलना ज्यादा आसान है आइस पे चलना? आप कहोगे सर रोड पे चलना ज्यादा आसान है। क्यों? क्योंकि सर आपके पैर, आपके फिट और रोड जो है उनके बीच में फ्रिक्शन क्या है? ज्यादा है या कम है? तो आप कहोगे सर उनके बीच में फ्रिक्शन क्या है सर? ज्यादा है। और बेटा आइस और आपके फिट के बीच में फ्रिक्शन क्या है सर? कम है। इसी वजह से आप स्लिप करते हो। ध्यान रखना बेटा फ्रिक्शन ही है जिसकी वजह से आप लोग बैलेंस बना के चल पाते हो, आपकी गाड़ियां चल पाती हैं। फ्रिक्शन नहीं होगा तो स्लिप होने लग जाएंगी चीजें। और ज्यादा फ्रिक्शन होगा, अगर ज्यादा फ्रिक्शन हुआ बेटा, यहां पर अगर ज्यादा फ्रिक्शन हुआ
फ्रिक्शन अगर ज़्यादा हुआ तो शायद हाथ ऐसे चले भी ना, बहुत मुश्किल हो जाए ऐसे चलना, समझ में आई, बहुत मुश्किल से ऐसे चले। तो फ्रिक्शन क्या है सर, एक क्वांटिटी में ही फ्रिक्शन होना चाहिए, एक बेसिक यूनिट होनी, एक पोर्शन होना चाहिए कि सर इतने पोर्शन पे ही काम होगा, इतना ही फ्रिक्शन होगा। ऐसे थोड़ी। आप मुझे एक बात बताओ, आपकी कार है, कार के जो टायर होते हैं या स्कूटी है उसकी टायर होते हैं, उसमें गुट्टियां बनी होती हैं टायर में नीचे, है ना, गड्ढे 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 करके होते हैं, ऐसे थोड़ी उसमें ज़्यादा होती है बेटा, ज़्यादा होगी तो दिक्कत हो जाएगी, समझ आ रहे हो, फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा, रोड पे वो ज़्यादा जम के चलेगी, ज़्यादा जम के चलेगी तो बेटा एवरेज कम आएगा, बाइक को ज़्यादा फोर्स, इंजन को ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, समझ रहे हो। तो हर चीज़ देख के बनाई जाती है। फ्रिक्शन समझ में आ गया आप लोगों को। सर फ्रिक्शन अगर ज़्यादा होगा, अगर मैक्स ज़्यादा ही हो जाए तो सर चलना तो मुश्किल है, और सर अगर फ्रिक्शन कम ही हो जाए तो सर फिर भी चलना मुश्किल है। फ्रिक्शन अगर ज़्यादा ही हो जाए तो चलना मुश्किल है, फ्रिक्शन अगर कम ही हो जाए तो चलना मुश्किल है, समझ गए बेटा। आप आइस पर नहीं चल सकते, रीजन क्या है इसका सर, क्योंकि फ्रिक्शन क्या होती है सर, फ्रिक्शन कम होती है। क्लियर, समझ में आई बात या नहीं आई। आप ऑयल पे चलो, ऑयल बिछा, ऑयल सरफेस पे ऑयल डाल दो और उसके ऊपर चलो, तो आप क्या हो, स्लिप मारोगे, गिरने हो जाओ, गिर भी जाओगे आप लोग। तो क्या हो रहा है सर, फ्रिक्शन क्या हो गया है, फ्रिक्शन क्या हो गया, बढ़ गया है, कम हो गया, तो आप कहोगे सर फ्रिक्शन कम हो गया है, फ्रिक्शन कम हुआ तुरंत आप गिर गए। तो फ्रिक्शन ज़्यादा ही कम हो जाएगा तो भी चलना मुश्किल है, और फ्रिक्शन ज़्यादा ही हो जाएगा तो भी चलना मुश्किल है। तो फ्रिक्शन एक क्वांटिटी में होना, भाई इतना ही फ्रिक्शन होना चाहिए, ज्यादा ना तो ज्यादा हो ना कम हो। समझ में आ गई फ्रिक्शन बेटा, व्हाट इज फ्रिक्शन, फ्रिक्शन समझ में आ गया। हाँ भाई समझ में आया नहीं आया, क्या है बेटा, एक तरीके की सर फोर्स है भाई, फ्रिक्शन फोर्स है, ज्यादा करोगे तो दिक्कत, कम करोगे तो दिक्कत। तो फोर्स को जितना बेटा, जितनी जरूरत है उतना ही करो, ठीक है। तो चलिए बेटा, यहां पर ये आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के तीनों पोर्शन में आप लोगों को समझा चुका हूं। आई होप आपको ये तीनों अच्छे से समझ आ गए होंगे। सर इनर्शिया, इनर्शिया के बारे में हमें पता लग गया, सर मोमेंटम के बारे में पता लग गया, और सर हमें एक्शन एंड रिएक्शन के बारे में। सर इनर्शिया के बारे में हमें पता लगा रेस्ट, मोशन, डायरेक्शन। मोमेंटम के बारे में पता लगा कि सर किसी भी ऑब्जेक्ट पे मूवमेंट है तो सर अगर वहां पर फोर्स लगाएंगे तो क्या करेंगे सर, सेम डायरेक्शन में फोर्स लगा के उसे रोकने की कोशिश करेंगे। और एक्शन एंड रिएक्शन मैं आप लोगों को बता चुका हूं, आप किसी ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स लगाते हो तो अपोजिट डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट भी आप पे फोर्स लगाता है, ठीक है। इसे बोलते हैं एक्शन एंड रिएक्शन। तो इस तरीके से मैंने आप लोगों को ये समझा चुका हूं, प्रैक्टिकल बता चुका हूं, सारे के सारे प्रैक्टिकल। अगर आप लोगों ने वीडियो ठीक से देखी है, समझी है, समझ तो आ ही गई होगी, लेकिन अगर आपने वीडियो सुन भी ली होगी तो भी समझ में आ गया होगा। और एग्जाम में अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन उठता है तो आप गारंटीड क्वेश्चन को गलत नहीं करोगे, ये पक्का वादा रहा मेरा, अगर आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा तो चलिए बेटा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि हम अच्छे से अच्छे और टॉपिक्स और जो लेटेस्ट टॉपिक हैं आपके एडिक्विटी जो अब आप एग्जाम लेने जा रही है आपके, तो उससे रिलेटेड हम आपके क्वेश्चंस बनाकर लेकर आए, अच्छे अच्छे टॉपिक्स लेकर आए और इजी लैंग्वेज समझाएं। बेटा अगर आप शेयर करते हो, लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो तो हमारा भी हौसला बढ़ता है, और हमारा जब हौसला बढ़ता है तो हम चाहते हैं कि भाई बच्चों को और भी ज़्यादा दे, ठीक है। तो चलिए भाई, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो। जय हिंद।